नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज की क्लास भाषा विज्ञान पर होगी। सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं। आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? तो विकल्प में है ब्लूमफील्ड, जेस्पर्सन, सोस्यूर या फिर ग्लीसन। तो आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं सोस्यूर। यह आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में विख्यात हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोस्यूर हैं आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? तो कौन है वो विद्वान? तो विकल्प में है विलियम जोन्स, ग्रियर्सन, बीम्स या फिर हार्नले। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? तो सर्वप्रथम हार्नले ने आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया तथा उन्होंने भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण भी किया। आधुनिक आर्य भाषा विज्ञान का जनक सोस्यूर को कहा जाता है, लेकिन इस तरफ जिसका ध्यान आकृष्ट किया वो हैं हार्नले महोदय हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्नले। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है, क्या है अर्थ? तो विकल्प में है शीघ्र बोलना, कम समय में अधिक बोलना, बोलने की मितव्ययिता या फिर उच्चारण की सुविधा। तो प्रयत्न लाघव का अर्थ बताना है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। इसे मुख सुख भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्चारण की सुविधा। अगला प्रश्न है, वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? तो विकल्प में है व्यंजन विपर्यय का, व्यंजनागम का, व्यंजन लोप का या फिर स्वर व्यंजनागम का। तो वाराणसी जो है उसका बनारस के रूप में विकास है, तो उसको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यंजन विपर्यय का। विपर्यय किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे के पहले स्थान पर आ जाते हैं। इसके कई भेद हैं, स्वर विपर्यय, व्यंजन विपर्यय तथा अक्षर विपर्यय। वाराणसी का बनारस रूप जो है व्यंजन विपर्यय विकास का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, टकसाली भाषा कहते हैं, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो विकल्प में है संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, और दो विकल्प नहीं है इसमें, बता दे रहे हैं, परिनिष्ठित भाषा को या फिर कृत्रिम भाषा को। तो भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा, मानक भाषा को आदर्श भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा परिनिष्ठित भाषा, जो विकल्प में है नहीं, परिनिष्ठित होगा, परिनिष्ठित। इसका उत्तर हो जाएगा परिनिष्ठित भाषा। अगला प्रश्न है, किसी भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है, किस भाषा को कहा जाता है? तो विकल्प में है मैथिली भाषा, अपभ्रंश भाषा, तमिल भाषा या फिर तेलुगु भाषा। तो अपभ्रंश भाषा को मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपभ्रंश भाषा को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो विकल्प में है सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। तो भाषा की प्रमुख प्रकृति बताना है, तो वह कौन है? तो भाषा की प्रमुख प्रकृति हो जाएगी जटिलता से सरलता की ओर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में क्या रहता है? तो विकल्प में है निश्चितता, अनिश्चितता, कुशलता या फिर कोमलता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निश्चितता। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है, जिससे शब्द का अर्थ समझने में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न हो। अगला प्रश्न है, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है, क्या हो जाती है? तो विकल्प में है दुरूह, सरल, भावपूर्ण या फिर सरस। तो किसी भी बोली या भाषा की एक मानकता होती है, जिसे प्राप्त कर लेने पर वह बोली या भाषा सरल हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरल। अगला प्रश्न है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? तो विकल्प में है रोमेटिक हेमेटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, काकेशियन परिवार या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो एकाक्षरिक भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार भी कहा जाता है। यह उनकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है। इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र चीन, तिब्बत एवं बर्मा है। भूटान एवं भारत के उत्तर क्षेत्र में भी इस परिवार के बोलने वाले हैं। इस परिवार की मुख्य भाषा चीनी होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? तो विकल्प में है सामान्य शब्दावली, साहित्यिक शब्दावली, बोलचाल की शब्दावली या फिर पारिभाषिक शब्दावली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारिभाषिक शब्दावली। अगला प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? तो यह छात्रों के लिए है, जनसाधारण के लिए है, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है या फिर बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए है। तो पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान विज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासुओं के लिए होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो विकल्प में है भाषा वैज्ञानिक करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, कवि एवं साहित्यकार करते हैं या फिर समाज करता है। तो पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण जो है भाषा वैज्ञानिक करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? देखिए एक ही प्रश्न है, कितने तरीके से पूछा गया है, तो इन सब प्रश्नों को ध्यान से देखने की जरूरत है। तो वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? तो विकल्प में है अलंकारिक शैली, वस्तुनिष्ठ शैली, समास शैली या फिर लाक्षणिक शैली। केबीएस प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है यह। तो वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य जो है वस्तुनिष्ठ शैली से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ शैली। अगला प्रश्न है, हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? तो विकल्प में है फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर उर्दू।
तो हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का अनुवाद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो विकल्प में है अभिधात्मक, लक्षणा से युक्त, व्यंजनात्मक या फिर अभिधा लक्षणा मिश्रित। तो कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिधात्मक। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है अभिधा कहलाती है। कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। इसे अत्यंत सरल तथ्यों का सीधा और स्पष्ट कथन होना चाहिए। अभिधा का मतलब होता है जो कहा जाए वही समझा जाए। इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? तो विकल्प में है अभिनव गुप्त का, भट्टनायक का, आचार्य शंकु का या फिर भट्ट लोलट का। तो इनमें से जो है भुक्तिवाद जो है भट्टनायक का मत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भट्टनायक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? कौन है जो भाषा वैज्ञानिक नहीं है? तो विकल्प में है सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी और ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो विकल्प देख के आप लोग समझ गए होंगे कि जो भाषा वैज्ञानिक नहीं है वो है जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अन्य जो हैं भाषा वैज्ञानिक सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी भी हैं, देवेंद्र नाथ शर्मा हैं, इत्यादि लोग जो हैं भाषा वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो विकल्प में है बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर या फिर काका साहब कालेलकर। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो हैं बाल गंगाधर खेर थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर खेर। अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई बताना है तो विकल्प में है शब्द, पद, ध्वनि या फिर वाक्य। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई होती है शब्द। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शब्द। अगला प्रश्न है, भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? देखिए वही प्रश्न है, इसको पूछने का तरीका बदल गया है। तो इसका भी उत्तर वही होगा, भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शब्द। अगला प्रश्न है, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है। तो विकल्प में है ध्वनि, शब्द, वर्ण और वाक्य। तो ये तो दोनों होगा नहीं, इन्हीं दोनों में समझना है। तो अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी पूछ रहा है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शब्द। शब्द है सबसे छोटा है। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और लिखित भाषा या भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण होती है। भाषा का आधार वाक्य है। ध्यातव्य है कि ध्वनियों के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। वर्ण का खंड नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है? तो नई वाक्य रचना होती है, नया स्वर बनता है, नया वर्ण प्रयुक्त होता है या फिर नई ध्वनि बनती है।
तो वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई ध्वनि बनती है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष की आदि भाषा है। भारतवर्ष की आदि भाषा कौन है? तो विकल्प में है लौकिक संस्कृत, प्राकृत, वैदिक संस्कृत और अपभ्रंश। तो आप सभी लोगों को पता है कि भारतवर्ष की आदि भाषा जो है संस्कृत है, लेकिन संस्कृत में भी सबसे पहले आएगी वैदिक संस्कृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद आती है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद आती है पाली भाषा, जो भारत की प्रथम देश भाषा है। पाली के बाद आती है प्राकृत, और प्राकृत के बाद आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। चलिए, ये सभी प्रश्न क्लियर हो जाएंगे आगे वाले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो विकल्प में है संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी या उर्दू। तो भारत की संपर्क भाषा है हिंदी। संपर्क भाषा उस भाषा को कहते हैं जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी भी दो ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग हो जिनकी मातृभाषाएं अलग अलग हों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी। अगला प्रश्न है, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक कथन जो है असत्य है, वह कौन सा है? तो विकल्प देखते हैं पहले। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईसा से माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है, या फिर हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। तो हिंदी के विकास के संबंध में जो असत्य कथन है वह है ऑप्शन ए, हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। ये असत्य कथन है। हिंदी की का विकास जो है संयोगात्मक नहीं अपितु वियोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। संस्कृत भाषा से ही पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होती हुई हिंदी का विकास होता है। संस्कृत भाषा जो है हमेशा संयोगात्मक भाषा होती है, और हिंदी जो है, जो हिंदी भाषा है वह संयोगात्मक नहीं बल्कि वियोगात्मक है। संस्कृत संयोगात्मक, हिंदी वियोगात्मक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? तो वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से, या फिर प्राकृत से। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे, वह कौन है? तो विकल्प में है संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्षिणी, या फिर मशनबी शैली। मशनबी एक शैली है। तो मशनबी जो है हिंदी की शैली नहीं है, यह सूफियों की है। प्रेम मार्गी काव्यों में इस शैली में रचना हुई है, जो फारसी की एक शैली है मशनबी। प्रेम मार्गी काव्यों की रचना जो है यह मशनबी शैली में हुई है, तो यही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मशनबी, जो हिंदी की शैली नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनना है। तो भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो जो गलत है वो है ऑप्शन बी, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा होती है? तो विकल्प में है हिंदुस्तानी, भोजपुरी, अवधी, या फिर मैथिली। तो जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है
वह हिंदुस्तानी भाषा होती है। खड़ी बोली में जब बोलचाल के शब्दों, आधारभूत शब्दावली, बहुप्रचलित शब्द जैसे तत्भव शब्द, सरल बहुप्रचलित संस्कृत शब्द, सरल बहुप्रचलित अरबी, फारसी, तुर्की शब्द का ही प्रयोग होता है, तो उसे बोलचाल की भाषा में हिंदी या हिंदुस्तानी कहते हैं। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदुस्तानी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग मन लगा के पढ़ते रहिए।